हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज जो है हम लोग सेट ऐड करने वाले हैं, सेट नंबर ऐड करने वाले हैं, जो कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है आप लोग के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। इससे पहले एक रिक्वेस्ट, आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन चला जाए। शुरुआत करते हैं हम जीके जीएस से। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? बंगाल का नील विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर जगह बंगाल का नील विद्रोह को कृषक कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है। मतलब आम लोगों का सबसे पहला विद्रोह जो था, बंगाल का नील विद्रोह था। और ये कब हुआ था? 1859 से 60 में। ठीक है, 1859 से 60 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, किस वर्ष में तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? किस वर्ष तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? 1911 में। दिल्ली को राजधानी कब घोषित किया गया था? 1911 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा भगवत गीता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। धार्मिक ग्रंथ है एक है भगवत गीता, इसको जो है महात्मा गांधी जी माता कहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा 1927 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। भारत में स्वराज आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी, भारत में स्वराज आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह ने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा MA जिन्ना। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा MA जिन्ना जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? स्वामी दयानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, यह जो है किसके द्वारा लिखा गया था? स्वामी दयानंद के द्वारा। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? स्वामी दयानंद के द्वारा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 54, हाथ काती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ? एक बार फिर से देखिए, हाथ काती खादी वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ था? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव जोशी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाथ काती खादी वस्त्रों में 1877 के शाही दरबार में गणेश वासुदेव जोशी सम्मिलित हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे?
दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1833 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में जो त्रिपक्षीय संधि हुई थी उस पर कौन कौन हस्ताक्षर किया था? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 57वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 वाला जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2011 में, इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया था। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 57। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया था। कब दिया गया था? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा 1717 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेष अधिकार कब दिया गया था? 1717 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मतलब जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपको राइट आंसर देगा JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 59। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा 8 प्रांतों में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना था? 8 प्रांतों में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए किस स्थान का दौरा किया था? तो इसका आपको राइट आंसर देगा चंपारण। 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में कौन दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर बी, माजुली द्वीप जो है दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली द्वीप जो है दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 62। समुद्र के पानी का घनत्व किस प्रकार बढ़ता जाता है? समुद्र के पानी का घनत्व किस प्रकार बढ़ता जाता है? तो गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई एवं खारापन दोनों में वृद्धि होती है, उसी प्रकार से समुद्र के पानी का घनत्व भी बढ़ जाता है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 63। उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? उत्तर ध्रुवीय वृत्त जो है वहाँ से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका जो महाद्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। और अंध महाद्वीप भी अफ्रीका को ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65।
टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। टोर्नेडो जो है बहुत ही प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कहाँ उठता है, तो इसका आपको राइट आंसर देगा कैरेबियन सागर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। टोर्नेडो जो है बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कैरेबियन सागर में उठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में कौन सा शीत मरुस्थल है? निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है? इसका आपको राइट आंसर देगा पेंटागोनिया। ऑप्शन नंबर ए पेंटागोनिया जो है शीत मरुस्थल है। चलिए आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है। इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 68। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण। जब सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 69। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका आपको राइट आंसर देगा चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो इसका आपको राइट आंसर जगह पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर जगह पश्चिमी घाट क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं सूची क्या है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए विधानतः नए राज्य को शामिल करना किस अनुच्छेद में लिखा गया है? विधि के द्वारा नए राज्य को शामिल करना जो है किस अनुच्छेद में है? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा पहला। देखिए सूची 1 में दे दिया है आपको कुछ ऐसे प्रावधान दे दिए गए हैं, ठीक है, या नियम दिए गए हैं। और सूची 2 में जो है आपको आर्टिकल दे दिए गए हैं। आपको आर्टिकल से सूची मतलब जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें क्या वर्णित है आर्टिकल में, उससे मिलान करना है। देखिए अब विधानतः नए राज्य को शामिल करना। देखिए भारत में अगर किसी नए राज्य को शामिल करना होगा, ठीक है, या फिर किसी राज्य का विभाजन करके नया राज्य बनाना होगा, तो ये सब जो है अनुच्छेद 2 में वर्णित है, ठीक है। अनुच्छेद 2 में विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 में, ठीक है। चलिए आगे है समता का अधिकार। समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में है। समता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 14 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन हमको मिल रहा है, या फिर हम आगे भी कर सकते हैं गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 में है। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा 4 नंबर। और डी में अब जो बच गया सो हो जाएगा राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार जो है अनुच्छेद 111 में है। देखिए हम मिलान कर लेते हैं। ए का हमारा क्या था? ए का बी था। देखिए कौन से ऑप्शन में है? ए का बी, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ए का बी। और फिर समता का अधिकार किस में था? समता का अधिकार हमारा था अनुच्छेद 14 में। दो बी का फिर एक हो जाएगा, एक का बी, बी का एक हो जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। मौलिक अधिकार के बारे में आपको बताना है कि मौलिक अधिकार के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है आपको सही है। तो मौलिक अधिकार का है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि
मौलिक अधिकार जो है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। वैसे भी जब आपातकाल लगता है तो जो भी मौलिक अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जैसे जीने का अधिकार जो है, जीवन जीने का अधिकार, ये सब रहता है, लेकिन और सभी जो अधिकार हैं बाकी, वो फंडामेंटल राइट्स, वो आपको निलंबित हो जाता है, उस समय ख़त्म हो जाता है जब राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य में। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 73। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, इसका देखिए आंसर क्या होगा कि 26 जनवरी के दिन भारत के संविधान को इसलिए लागू किया गया था कि क्योंकि इस दिन कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान जो हमारा है उसको 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय लिया गया था। और यह निर्णय क्यों लिया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इसी 26 जनवरी 1930 में भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया था। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से कौन गणतंत्र भारत के प्रथम संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने थे? निम्नलिखित में से कौन जो है गणतंत्र भारत के प्रथम संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने थे? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा R.N. बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए R.N. बनर्जी जो है भारत के प्रथम संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने थे जब भारत गणतंत्र हुआ था। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 75। भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? यहाँ पर पूछ रहा है भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। चलिए देखते हैं। सभी सरकारों का क्षेत्राधिकार समान होता है। उसके बाद है केंद्रीय वित्त रूप से राज्यों पर निर्भर रहता है। ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी में है संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है कि भारत में संघीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन सबसे बड़ी विशेषता है संघीय सरकार की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और पॉलिटी पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी है। आप लोग पॉलिटी को एक बार ध्यान दे दीजिएगा। पॉलिटी और संविधान से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया था? तो इसका आपको राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। पहला है पंथ निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष, एकता और अखंडता। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपको राइट आंसर देगा गुट निरपेक्ष, क्योंकि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, एकता, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष आप कह सकते हैं, लेकिन गुट निरपेक्ष को उस समय नहीं जोड़ा गया था। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 77। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आपको राइट आंसर देगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में जो है संघ शब्द का प्रयोग किया गया। भारत जो है राज्यों का एक संघ है, ये अनुच्छेद 1 में है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नोक्तक समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? एक बार फिर से देखिए, निम्नोक्तक समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? इसका आपको राइट आंसर देगा अधिकार परीक्षा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए एक समादेश होता है। ये जो समादेश है वो कौन सा है? अधिकार परीक्षा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? एक बार फिर से देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा
अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 324। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ? निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ? इसका आपको राइट आंसर दे देगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ, निर्माण हुआ। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए देखिए, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी है, राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है, संविधान की उद्देशिका में रेखांकित है, उपर्युक्त में से एक अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आपको राइट आंसर देगा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर देगा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो इसका आपको राइट आंसर देगा अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 के तहत जो राष्ट्र के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर 0 मील स्टोन देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। एक बार फिर से देखिए एक क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है, नागपुर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भारत का जो है 0 माइल स्टोन नागपुर को माना जाता है। यहाँ से आपको याद रखना है कि भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर को जो है भारत का 0 माइल स्टोन नागपुर को भी माना जाता है। भारत का 0 माइल स्टोन जो है नागपुर को माना जाता है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 84। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा सदस्य देश के बीच। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन जो है किसके द्वारा किया जाता है? उसके जो सदस्य देश हैं उसके द्वारा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? तो इसका आपको राइट आंसर देगा स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर देगा बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाते हैं? स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि क्या किया जाएगा? देखिए पहला दिया हुआ है SLR बढ़ा दी जाए, ऑप्शन नंबर बी में है CRR बढ़ा दी जाए, ऑप्शन नंबर सी है CRR कम कर दी जाए, उपरयुक्त में से एक से अधिक और उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपको राइट आंसर देगा कि CRR कम कर दी जाए। अगर CRR को कम कर देंगे तो बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव जो है कम हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। निम्न में से ऐसा कौन सा कथन है जो बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है? देखिए प्रत्येक प्रचार को समान भार दिया गया है, ये जो कथन है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा
बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत दिया हुआ है? तो प्रत्येक प्राचाल को समान भार दिया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में कौन सा गलत है? तो प्रत्येक प्राचाल को समान भार दिया गया है। ये जो आपका कथन है, ये जो ऑप्शन है आपको गलत दिया है। हमको गलत का चूज करना है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 88। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है? भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है? तो इसका आपको राइट आंसर देगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश के तट पर भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी कि किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है? सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी हो जो है किसकी अति सक्रियता के कारण उत्पन्न होती है? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा IgE। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य जो एलर्जी है किसकी सक्रियता अधिक होती है उससे उत्पन्न होती है, तो IgE। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्यों अस्थायी चुंबक बन जाता है? लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखा जाता है तो क्यों अस्थायी चुंबक बन जाता है? इसका देखिए क्या आंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए सभी डोमन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह क्यों अस्थायी चुंबक बन जाता है? क्योंकि सभी डोमन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो इसकी प्रकृति क्या है? यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई जो है +15 है तो इसकी प्रकृति क्या है, मतलब वह कौन सा दर्पण होगा? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या कर रहा है। वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है क्या कहलाते हैं? वैसी वस्तु जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए गैर दीप्त वस्तुएं, आत्मदीप्त वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपको राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ई। ये ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो वस्तु अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है उसको अद्वितीय वस्तु कहा जाता है। एक सेकेंड आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से देखिए कि वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय वस्तुएं या गैर द्वितीय वस्तुएं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो वस्तु अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? गैर द्वितीय वस्तुएं या अद्वितीय वस्तुएं। आपको सेट में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है क्या कहलाता है? गैर द्वितीय वस्तुएं या फिर अद्वितीय वस्तुएं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से क्या जो है गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो द्रव्यमान है गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 94। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध जो है मुख्य रूप से कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा BCG। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95।
यांत्रिक तरंगे किस प्रकार गमन करती है? यांत्रिक तरंगे किस प्रकार गमन करती है? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक तरंगे किस प्रकार गमन करती है? ये सिर्फ किसी माध्यम में गमन करती है और यांत्रिक तरंगे जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 96। एक सेकेंड। किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा विद्युत स्थैतिक बल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित का IUPAC नाम क्या है? ये जो आपको दिया हुआ है इसका IUPAC नाम क्या है? तो देखिए इसका IUPAC नाम क्या है? 1-हेक्सिन-5 आयन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से IUPAC नाम क्या है? निम्नलिखित जो सेंटेंस दिया हुआ है इसका IUPAC नाम क्या है? 1-हेक्सिन-5 आयन। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 98। रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है? रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा 2 तापों पर वेग नियंत्रणों का निर्धारण करके। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? 2 तापों पर वेग नियतांकों का निर्धारण करके। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? गैस की मात्रा जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा दाब के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 100। आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? KR। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको राइट आंसर देगा। क्रिप्टोन को जो है अवधि 4 में रखा गया है और यह एक निष्क्रिय गैस है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अभी तक हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अब नए वीडियो में। आज जो है काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, इसके लिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना होगा। नेक्स्ट डे इसको करवा देंगे। आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी वीडियो आपको अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन चला जाए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।